नमस्कार। चलिए आज एक बहुत ही ज़रूरी स्टैंडर्ड इंड एस 1 को समझते हैं। ये समझ लीजिए किसी भी कंपनी की फाइनेंशियल स्टोरी बताने का सबसे बुनियादी नियम है। अब सवाल ये उठता है कि हमें कैसे पता चलेगा कि कोई कंपनी आखिर सच में कितनी हेल्दी है। ये पता लगाना काफ़ी मुश्किल हो सकता है ना? और बस यहीं पर इंड एस 1 जैसे स्टैंडर्ड्स काम आते हैं। तो इंड एस 1 वही ब्लूप्रिंट है, एक ऐसा फ्रेमवर्क जो ये तय करता है कि सारी कंपनियां चाहे कोई भी हों एक ही भाषा में बात करें। इससे क्या होता है, इससे उनके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में बिल्कुल साफ साफ क्लैरिटी आती है और हम उन्हें आपस में कंपेयर कर पाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये समझते हैं कि एक कंप्लीट फाइनेंशियल स्टेटमेंट आखिर बनता किन चीज़ों से है। हाँ, 5। एक कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स 5 अलग अलग लेकिन आपस में जुड़े हुए हिस्सों से मिलकर बनता है, और इनमें से अगर एक भी हिस्सा कम हो तो समझ लीजिए कि पूरी कहानी ही अधूरी है। इसे एक पजल की तरह समझा जा सकता है, जिसके बीच में है बैलेंस शीट और स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, और इनके चारों तरफ बाकी के जरूरी टुकड़े हैं, जैसे कैश फ्लोज, इक्विटी में चेंजेस और नोट्स। हर एक टुकड़ा अपनी जगह पर जरूरी है, तभी जाकर पूरी फाइनेंशियल पिक्चर साफ होती है। तो ये है वो 5 टुकड़े। पहला, बैलेंस शीट। ये बताती है कि एक खास दिन पर कंपनी के पास क्या है और उस पर क्या उधारी है। फिर आता है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, जिससे पता चलता है कि कंपनी ने कितना कमाया या गवाया। इसमें अन्य व्यापक आय भी शामिल है, यानी वो फायदे नुकसान जो अभी पूरी तरह रियलाइज नहीं हुए हैं। इसके बाद स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज और हाँ, सबसे आखिर में नोट्स टू अकाउंट्स, जहां इन सभी चीजों की डिटेल जानकारी मिलती है। चलिए, अब जब कॉम्पोनेंट्स पता चल गए हैं तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इन्हें प्रेजेंट करने के 2 सबसे इम्पॉर्टेंट गोल्डन रूल्स क्या हैं। पहला नियम है नो ऑफसेटिंग का। इसका मतलब बिल्कुल सीधा सा है, अच्छी और बुरी खबर को अलग अलग दिखाना है। यानी एसेट्स और लाइबिलिटीज को आपस में सेट ऑफ करके सिर्फ नेट अमाउंट नहीं दिखा सकते। मान लीजिए किसी से 100 रुपये लेने हैं और किसी को 80 रुपये देने हैं, तो दोनों को अलग अलग ही रिपोर्ट करना होगा। इससे पिक्चर बिल्कुल क्लियर रहती है, कुछ भी छुपता नहीं है। अब आते हैं दूसरे नियम पर, वो है हमेशा पिछले साल से कंपेयर करो। मतलब करंट ईयर के फिगर्स के साथ साथ पिछले साल के फिगर्स भी दिखाने जरूरी हैं। क्यों? क्योंकि इससे ही तो पता चलता है कि कंपनी आगे बढ़ रही है या पीछे जा रही है, ट्रेंड्स किस तरफ जा रहे हैं, इसका अंदाजा लगता है। ओके, तो अब थोड़ा सा टेक्निकल पार्ट देखते हैं। इंड एस 1 ये भी बताता है कि एसेट्स और लाइबिलिटीज को करंट या नॉन करंट में क्लासिफाई कैसे करना है। ये क्लासिफिकेशन बहुत जरूरी है। इस क्लासिफिकेशन को ठीक से समझने के लिए एक कॉन्सेप्ट समझना होगा, ऑपरेटिंग साइकिल। ये आखिर है क्या? सिंपल शब्दों में ये वो टाइम है जो एक कंपनी को अपने सामान या रॉ मटेरियल को कैश में कन्वर्ट करने में लगता है। मतलब इन्वेंट्री खरीदने से लेकर उसे बेचने और फिर कस्टमर से पैसा लेने तक का पूरा टाइम। तो ये जो क्लासिफिकेशन का टेस्ट है ना, ये एसेट्स के लिए अलग होता है और लाइबिलिटीज के लिए अलग। चलिए देखते हैं कि कंपनी जिन चीजों की मालिक है यानी एसेट्स, और जो पैसा उसे चुकाना है यानी लाइबिलिटीज, उनको कैसे क्लासिफाई किया जाता है। तो पहले बात करते हैं एसेट टेस्ट की। कोई भी एसेट करंट तब माना जाएगा जब वो इन 4 में से कोई भी एक शर्त पूरी कर दे। जैसे कि क्या वो कंपनी के नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल में कैश बन जाएगा, या क्या उसे ट्रेडिंग के लिए रखा गया है, या फिर क्या अगले 12 महीनों के अंदर उससे पैसा मिलने की उम्मीद है, और आखिरी, क्या वो खुद कैश या कैश जैसी चीजें हैं। इनमें से अगर एक भी हाँ है तो वो एसेट करंट है, वरना नॉन करंट। अब आते हैं लायबिलिटी टेस्ट पर। यहाँ भी नियम लगभग वैसे ही हैं। कोई लायबिलिटी करंट होगी अगर उसे कंपनी के नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल में चुकाना है, या फिर ट्रेडिंग के लिए होल्ड किया गया है, या उसे अगले 12 महीनों में सेटल करना है। पर यहाँ एक चौथा रूल बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कंपनी के पास उस लायबिलिटी को 12 महीने से आगे टाल देने का कोई अनकंडीशनल राइट नहीं है, तब भी वो करंट ही मानी जाएगी। इन 4 में से कोई भी एक शर्त पूरी हुई तो लायबिलिटी करंट है। तो अब सवाल ये है कि ये सब टेक्निकल डिटेल्स, ये नियम, ये क्लासिफिकेशन आखिर इतने ज़रूरी क्यों हैं? चलिए अब इसकी रियल वर्ल्ड इंपॉर्टेंस को समझते हैं।
तो इन सब नियमों का फायदा क्या है? देखिए, इंडिया एस 1 एक लेवल प्लेइंग फील्ड बनाता है। इसकी वजह से ही हम एक कंपनी के परफॉर्मेंस को दूसरी से या पिछले साल से ठीक से कंपेयर कर पाते हैं। जब रिपोर्टिंग साफ सुथरी और कंसिस्टेंट होती है तो इन्वेस्टर्स का भरोसा बढ़ता है। ये इस बात को भी पक्का करता है कि कोई भी कंपनी अपनी बुरी खबर को अच्छी खबर के पीछे ना छुपा ले। सीधे शब्दों में कहें तो ये किसी भी कंपनी की शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल हेल्थ को समझने के लिए एक साफ सुथरी खिड़की की तरह है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स सिर्फ नंबर्स का खेल नहीं है, वो एक कहानी सुनाते हैं। और इंड एएस 1 के इन बुनियादी नियमों को समझने के बाद अब उस कहानी का पहला चैप्टर पढ़ना आसान हो जाता है।